Indian rupee hits a record low of 84 point. Rupee hit an all-time low against the US. Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. भारत की रुपीस आखिर डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर क्यों हो रहा है, और इन सब को डिसाइड कौन करता है, इन सब की वैल्यूज को? क्या भारत पहले से ही ऐसा था? तो फिर भारत को आखिर सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? इन सब सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे, और क्या कारण है कि ये यूएस इलेक्शंस और यूएस प्रेसिडेंट्स के साथ किस तरह से ये कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Trump's policies could impact the rupee as well. The Indian currency could depreciate more against the dollar. By how much? The SBI believes by 8 to 10%. कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इसका डायरेक्ट असर होता है भारतीय रुपया पर, तो इसीलिए हम ये वीकनेस देख रहे हैं। इंडियन रुपी जो है वो आने वाले समय में 90 या फिर उसके पार जाने की आशंका एसबीआई ने जताई है। कल रुपए के बारे में काफी खबरें सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया। किसी भी चीज की वैल्यूज कब बढ़ती है? जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है। ठीक उसी तरह से किसी भी देश की करेंसी की भी वैल्यूज तय होती है। यानी कि अगर जिस देश की करेंसी की डिमांड दुनिया में जितनी ज्यादा होगी वो उतना मजबूत होगा। अगर किसी भी करेंसी की डिमांड दुनिया में कम होता है वो कमजोर होता है। करेंसीज की वैल्यूज घटती है या फिर बढ़ती है, आखिर कैसे? मान लीजिए एक देश भारत में एक प्रोडक्ट बनता है XYZ जो कि पूरी दुनिया में उसकी काफी ज्यादा डिमांड है। तो फिर किसी दूसरे देश अगर भारत से वो चीज खरीदेगा तो उसके लिए उसे चाहिए रुपीस, और उसके पास रुपीस नहीं है तो वो क्या करेगा? अपनी देश की करेंसी को इंडियन बैंक्स में देगा और उसके बदले वो एक्सचेंज करेगा रुपीस में उसको। फिर उसके बाद वो भारत से वो XYZ प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकता है। यानी कि यहाँ पर वो अपने देश की करेंसी को बेचकर वो रुपीस को खरीद रहा है। यानी कि रुपीस की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, यानी कि रुपीस धीरे धीरे उसकी मजबूती बढ़ेगी। और इसी तरह से करेंसीज की वैल्यूज को भी डिसाइड किया जाता है। अगर देश की एक्सपोर्ट कम होती है तो उस देश की करेंसीज की वैल्यू भी घटेगी। यानी कि एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से किसी भी देश की करेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। और उसी तरह से टूरिज्म भी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से किसी भी देश की करेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पड़ता है। क्योंकि लोग अगर विदेश से घूमने आएंगे तो आपकी देश की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, वो एक्सचेंज करेंगे और आपकी करेंसी को यूज करेंगे। और उसी तरह से अगर भारत की रुपीस की डिमांड को बढ़ाते हैं तो भारत की रुपीस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। आज अगर हमें $1 खरीदने के लिए करीब 85 रुपीस देना पड़ रहा है, अगर भविष्य में वही $1 खरीदने के लिए हमें उससे कम रुपीस देना पड़ेगा, यानी कि 60 रुपीस हो गया या फिर 50 रुपीस हो गया, इससे ये पता चलेगा उस समय हमारा रुपीस जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया है। और किसी भी देश की करेंसी को मजबूत बनाने के पीछे एक बड़ा हाथ उस देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी होता है। इंडिया अभी ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रहा है। अगर किसी भी देश को हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें कितना बाहरी देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उससे ये पता चलता है कि हमारा ट्रेड जो है वो दूसरे देशों के साथ डेफिसिट में है या फिर सरप्लस में है। और भारत अभी ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि इंडिया अभी जो है व्यापारिक घाटे में चल रहा है। यानी कि हम दूसरे देशों को जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें उन देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर हम डाटा के ऊपर गौर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इंडिया का एक्सपोर्ट 776.40 बिलियन $, था, जबकि इंडिया ने करीब 898.01 बिलियन $, का इंपोर्ट किया। यानी कि हमने दूसरे देशों को चीज़ें कम बेची और हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया, मतलब उनसे ज़्यादा चीज़ें खरीदा। यानी कि हमारा ट्रेड जो था पूरी तरह से घाटे में रहा, यानी कि करीब 121 बिलियन $, का घाटा हमारा रहा। ठीक उसी तरह लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 में हमारा ट्रेड डेफिसिट जो था वो 78 बिलियन $, का रहा। क्या भारत पहले से ही एक गरीब देश था? तो फिर हमें उस समय एक सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? आज जब देखते हैं डॉलर के मुकाबले हमारा रुपी जो है काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है, पर हालात ऐसे हमेशा से नहीं थे। कई सारी पुरानी रिपोर्ट्स और किताबों से ये पता चलता है कि
पहले भारत का हर कोना कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करता था जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा थी और उसको लेने के लिए पूरी दुनिया के देश भारत के सामने लाइन लगा के खड़े रहते थे। उस समय उन देशों के पास भारत को देने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, तो उसके बदले वो हमें अपना सोना देते थे और वो चीज़ें खरीदते थे। उस समय भारत इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था कि पूरी दुनिया की जो सोना करीब 75% सोना भारत में इकट्ठा हो चुका था। एंगस मेडिसिन की रिपोर्ट की माने तो 17वीं शताब्दी यानी मुगलों तक भारत जो है पूरी दुनिया के जीडीपी का 25% अकेला ही शेयर करता था। उस समय भारत पूरी दुनिया का एक सुपर इकोनॉमिक वाला देश बन चुका था। करीब कंटिन्यूअसली 1600 सालों तक भारत पूरी दुनिया में एक अमीर देश हुआ करता था। बात करेंगे 1947 की, जब $1 की वैल्यू 4 रुपये और 16 पैसे हुआ करते थे। फिर उससे पहले 1925 में ये $1 0.1 रुपीज़ हुआ करता था और 1913 में ये $1 0.09 रुपीज़ हुआ करता था। बात करेंगे 321 BC की, जब भारत चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल में था। इस समय सबसे पहले मौर्यंस ने ही भारत में करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने सिल्वर कॉइन का इस्तेमाल शुरू किया था। भारत भर में सिल्वर कॉइन का इस्तेमाल हो रहा था। अब ये समय था भारत जब पूरी दुनिया में एक बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ था और भारत की टेक्सटाइल्स, मोतियों के गहने, ये सब रोम में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते थे। रोम जब इन चीज़ों को खरीदने के लिए आते थे, उनके पास भारत को देने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, तो वो अपने देश के सोना देकर भारत से ये सब चीज़ें खरीदते थे और उस समय भारत में बहुत ज़्यादा सोना जो है इकट्ठा हो चुका था। बाद में गुप्त रूलर्स आने के बाद उन्होंने सिल्वर कॉइन को रिप्लेस करके उसके जगह पे गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस कर दिया था। क्या आप बिलीव करोगे कि उस समय भारत जो है पूरी दुनिया के जीडीपी का अकेला ही 32% शेयर होल्ड करता था। यानी कि आज के यूएस से भारत उस समय काफ़ी ज़्यादा अमीर हुआ करता था। हम 600 AD तक उस समय एक सुपर पावर इकोनॉमी बन चुके थे। हमारा देश उस समय इतना अमीर इसलिए बन पाया था क्योंकि हमारा ट्रेड जो था वो सरप्लस पे था, यानी कि हम उनसे खरीदते कम थे और उनको बेचते ज़्यादा थे, क्योंकि हमारा देश उस समय हमारी ज़रूरतों को पूरी तरह से फुलफिल कर पा रहा था और हमें दूसरों से खरीदने की नौबत ज़्यादा नहीं आती थी। जैसे कि आज चाइना जो है, चाइना आज एक सुपर पावर बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग का, और यही वजह था कि उस समय भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत का हर कोना कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा था। उस समय यूरोप में भारत में उगने वाली काली मिर्च को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, इसीलिए यूरोप में उसको ब्लैक गोल्ड का नाम भी दिया गया था। इन सब के बदले भारत को मिलता था सोना। उस समय भारत दुनिया में एक सुपर एक्सपोर्टर बन चुका था, जो कि दुनिया को सिल्क, टेक्सटाइल, आइवरी वॉक्सेस, ज्वेलरी, सॉल और ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था। तो फिर आज भारत इस हालत में कैसे पहुंचा? हम सबको ये तो पता है कि इंडस सिविलाइजेशन से लेकर मुगल्स तक भारत इकोनॉमिक सुपर पावर उस समय पूरी दुनिया का बन चुका था। दरअसल ये कहानी तो आपको पता होगा कि मुगल्स और ब्रिटिशर्स हमारे देश को पूरी तरह से लूट के हमारे देश से काफ़ी सारे कीमती चीज़ें जो है वो लूट के ले गए। मुगल्स और ब्रिटिशर्स की इस लूट से भारत बर्बाद तो हो चुका था, पर ब्रिटिशर्स ने भारत में करेंसी सिस्टम को शुरू करके रही सही कसर भी पूरी कर दी। हमारे देश से लूट किए गए सोने से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1821 को एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को शुरू किया, जिससे कि उनका जो करेंसी पाउंड है वो डायरेक्टली गोल्ड के साथ लिंक्ड होगा। यानी कि एक पाउंड को उस समय सोने के प्रोपोर्शन के साथ इक्वल किया गया, और इससे क्या हुआ कि आप डायरेक्टली सोने को कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी, उसके बदले आप पाउंड्स को कैरी कर सकते थे। आपकी ज़रूरत के मुताबिक बाद में आप ये पाउंड्स को बैंक में देकर आप अपना सोना जो है वो निकाल सकते थे। इससे क्या हुआ कि पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट की चालाकी देखिए कि वो हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए 1835 में कॉइन एज एक्ट बिल को पास करके उसने भारत में पहली बार इंडियन रुपीस को इंट्रोड्यूस किया, और जब भारत में पूरी तरह से ये इस्तेमाल होने लगा तो उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बिल को पास करके उसने हमारी रुपीस को डायरेक्टली सिल्वर के साथ लिंक्ड कर दी, यानी कि जो कि गोल्ड के मुकाबले एक कम प्रीशियस वाली मेटल थी।
इससे क्या हुआ कि भारत की रुपी जो है पहले से ही उसकी वैल्यू जो है पाउंड के सामने गिर जाती है। और दूसरी चालाकी उसने ये की कि भारत से जो माल एक्सपोर्ट होगा वो रुपीज में ही पेमेंट होगा, ना कि कोई प्रीशियस जैसे कि गोल्ड या फिर सिल्वर मेटल से होगा। यानी अब ऐसा हो गया था कि कोई भी देश अगर भारत से सामान खरीदना चाहे तो पहले वो अपना सोना या फिर चांदी को रिजर्व बैंक में जमा करेगा और उससे वो एक्सचेंज करके रुपीज को लेगा और फिर बाद में वो भारत से सामान खरीद सकता है। इससे ये हुआ कि वो जो सोना या फिर चांदी जो प्रीशियस मेटल्स थी वो सीधे ब्रिटिश सरकार के पास जाने लगी। और ऐसे ही कई तरकीब से ब्रिटिश सरकार ने भारत की रुपीस की वैल्यूज को कम किया और इस समय पूरी दुनिया में पाउंड का राज चलता था। अगर उस समय पाउंड का राज चलता था पूरी दुनिया में तो फिर यूएस डॉलर जो है आज इस जगह पे कैसे पहुंचा। 28 जून 1914 को जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का खतरा मंडराने लगा और फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के खतरे को देखते हुए लोगों ने अपना सोना जो है वो बैंकों से निकालना शुरू कर दिया। इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो था बैंक ऑफ इंग्लैंड का होने लगा था। इससे बचने के लिए यूके की गवर्नमेंट ने छोटे वैल्यूज के जो है पाउंड्स के नोट निकालने शुरू कर दिए और इससे लोगों की डेली नीड्स जो है पूरी हो पाई और ये लोगों के लिए एक नई चीज थी तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। वार को लड़ने के लिए अमेरिका ने कई सारे देशों को लोन दिया हुआ था। लोन लेने वाले देशों में इंग्लैंड भी एक देश था। यानी कि डॉलर अब कई सारे देशों के तिजोरी तक पहुंच चुका था और इसकी वजह से डॉलर की वैल्यू जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इस दौरान अमेरिका ये समझ चुका था कि आने वाले समय में कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा रहने वाली है और फिर बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ उस समय अमेरिका ये जान चुका था कि आने वाले समय में जो है डिफेंस वेपन्स की डिमांड्स रहने वाली है। इसी बीच अमेरिका अपने ऊपर काम करते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा डिफेंस वेपन सप्लायर या फिर एक्सपोर्टर बन चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सभी देश की तिजोरियां जो हैं वो पूरी तरह से खाली हो चुकी थी और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डिफेंस वेपन्स खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे जो कि वो अमेरिका को दे सके और उस वजह से वो अपना सोना अमेरिका को देकर वहां से डिफेंस वेपन्स खरीदने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि यूएस के पास उस समय दुनिया का 75% से भी ज्यादा सोना इकट्ठा हो चुका था। इस वजह से यूएस ने भी यूके की तरह ही अपनी डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक्ड कर दिया और उस समय $35 का वैल्यू था 1 आउंस गोल्ड। और तब से ही सभी देश जो है अपनी डॉलर रिजर्व से ही अपनी देश की करेंसी की वैल्यू को फिक्स करने लगे थे। यानी कि अब तक ये पता चला है कि डॉलर की मजबूती के पीछे यूएस की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रहा और किसी भी देश को मजबूत करने के लिए उसकी करेंसी को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि उस देश में कुछ ऐसा बनना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में प्रीशियस हो और इससे उस देश की जो है वैल्यू यानी कि उस देश की करेंसी की वैल्यू पता चलती है। हाल ही में जब अमेरिका के इलेक्शन में नए प्रेसिडेंट की तौर पर डोनाल्ड ट्रंप बने तो एसबीआई ने एक खतरे की नोटिस को जारी किया कि आने वाले समय में हो सकता है कि रुपीस डॉलर के मुकाबले और भी ज्यादा कमजोर हो सकता है। दरअसल एसबीआई की डर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट होने से पहले अपनी जनता से कुछ प्रोमिसेस किए थे उनमें से 3 ऐसी प्रोमिसेस थी जिसकी वजह से हो सकता है कि रुपीस जो है कमजोर हो सकता है डॉलर के मुकाबले। उन 3 प्रोमिसेस यानी कि पॉलिसी में पहला पॉलिसी ये था कि अमेरिका उनके देश में इंपोर्ट होने वाले चीज़ों में टैरिफ जो है वो बढ़ाने वाले हैं। यानी कि उससे ऑटोमेटिकली जो अमेरिका में इंपोर्ट हो रहा है चीज़ें वो महंगी मिलेंगी, यानी कि इससे जो उनकी लोकल प्रोडक्ट्स है उनकी सेल ज़्यादा होंगी और बाहरी प्रोडक्ट जो है वो उनकी सेल घट जाएगी। higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff. डोनाल्ड ट्रंप की जो दूसरी वो पॉलिसी है वो है कि वो अमेरिकन के इनकम टैक्स को कट करने वाले हैं। I will pass gigantic tax cuts for workers and keep their jobs here in the United States. और उनका तीसरा प्रॉमिस यानी कि पॉलिसी ये था कि वो H-1B वीजा एलोकेशन को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। Day one, I will launch the largest deportation program in American history. एसबीआई ने अमेरिका के इन 3 पॉलिसीज को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये कहा है कि इनकी जो है असर
इंडियन इकोनॉमी में पूरी तरह से पड़ने वाली है। पहली पॉलिसी के अनुसार अगर अमेरिका उसकी इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ाएगा, यानी कि जो आज इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड में सरप्लस पे है, यानी कि वहाँ भारतीय सामानों की ज़्यादा डिमांड है, उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। इसकी वजह से उनकी लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा चलेंगी और भारत का सामान कम बिकने लगेगा। दूसरी पॉलिसी ये है कि अमेरिका उनकी लोगों की टैक्स रेट जो है वो कट करेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी इनकम जो है वो बढ़ेगी, इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और मार्केट में वो चीज़ कांस्टेंट ही रहेगी और लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगी कि उस देश में जो है इन्फ्लेशन आ जाएगा और इन्फ्लेशन आते ही कई सारे देश ऐसा करते हैं कि उनकी इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग अपने पैसे अमेरिका में रखेंगे और भारत में जो इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा डॉलर जो है वो उनके देश में इन्वेस्ट हो जाएगा। इससे क्या हो कि भारत का जो डॉलर है वो कम हो जाएगा। ट्रंप की तीसरी पॉलिसी यानी कि H1B वीज़ा एलोकेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा। इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो अब्रॉड से यानी कि ज़्यादातर इंडियंस ही जाते हैं, तो वो इंडियंस वहाँ पे काम करके अपने घर पे डॉलर भेजते हैं, यानी कि इंडिया में डॉलर भेजते हैं, जिससे कि इंडियन रिजर्व जो है डॉलर का बढ़ता है। और इससे क्या हो कि ज़्यादा इफेक्ट इंडियंस पे ही पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे कम लोग जाएंगे तो भारत में डॉलर कम आएगा। इससे क्या होगा, हमारा डॉलर रिजर्व जो है काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ने वाला है। यही सब कारण है कि SBI ने इस खतरे को बताया कि जो है हमारा रुपीज़ डॉलर के मुकाबले हो सकता है और भी कमज़ोर हो और भी नीचे आए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।